हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन बताए थे। इक्वेशन क्या था? एनर्जी एच न्यू दैट इज इक्वल टू एच न्यू H नॉट और प्लस kinetic काइनेटिक energy of electron. एनर्जी। ठीक है, ये से न्यूमेरिकल भी कराए थे एक। अब यहाँ पे एक दो टर्म आता है, वो टर्म इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जानना। ठीक है, एक टर्म होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर क्वेश्चन बनाए होगे तो तुम लोग ये देखे होगे, सुने होगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है कि जैसे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर निकल रहा है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो बाहर निकल रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाते हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल मतलब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपोजिट डायरेक्शन से लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो सके, उसको हम लोग रोक सके। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से निकलेगा ना, तो उस वेलोसिटी को हमको जीरो करना है। तो उस वेलोसिटी को जीरो करने के लिए जितना हमको अपोजिट साइड से पोटेंशियल लगाना होगा या जितना अप्लाइड वोल्टेज लगाना होगा, ताकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं वो कुछ वेलोसिटी से, उनका वेलोसिटी जीरो हो जाए, उनको निकलने नहीं देना है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल हमको अप्लाई करना होगा, उसी पोटेंशियल को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि द अप्लाइड वोल्टेज needed to stop the ejection of electrons। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन हो रहा है मेटल के सरफेस से, उसको हमको स्टॉप करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रोकना है। ठीक है, उसका वेलोसिटी जीरो करना है। तो अप्लाइड वोल्टेज नीडेड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द या फ्रॉम ए मेटालिक सरफेस। और यही जितना अप्लाइड वोल्टेज जितना अप्लाई करना होगा, इसी वोल्टेज को बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है वी नॉट से, क्योंकि वोल्टेज को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, तो ये इट इज डिनोटेड बाय वी नॉट। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये। तब स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देना चाह रहा है। मतलब उतना हम लोग उसमें एनर्जी लगा रहे हैं या उतना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बिल्कुल वो बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाए। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो कितने एनर्जी से निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन जो मेटालिक सरफेस को छोड़ रहा था उसको एनर्जी, वो कितना एनर्जी से निकल रहा था? जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा उसी एनर्जी से तो निकलेगा ना वो। बताओ। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर, बस थोड़ा कम आ रहा है क्या कम आ रहा है? आवाज से। अभी ठीक है? हाँ सर, ठीक ही है। चलो, तो यहाँ बता रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन को रोक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा था वो कितने एनर्जी से निकल रहा था बाहर? जितना उसका काइनेटिक एनर्जी है उतना ही एनर्जी को यूज करके तो वो बाहर निकल रहा था ना। तो अगर हम लोग अपोजिट एंड से, अपोजिट डायरेक्शन से अगर हम लोग उतना एनर्जी ही अप्लाई कर दें, जितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर अप्लाई कर दें, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्या हो जाएगा, वो निकल पाएगा क्या बाहर? नहीं सर। अगर जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना ही इक्वल अमाउंट का एनर्जी हम लोग अपोजिट एंड से अगर लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो वही चीज है ये कि उतना हम लोग अपोजिट एंड से उतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बिल्कुल रुक जाए। अब यहाँ पे ये तो पोटेंशियल बता रहा है, अब पोटेंशियल से एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग? तो पोटेंशियल को अगर हम लोग, ये तुम लोग पढ़े होगे फिजिक्स में 10th में, कि पोटेंशियल अगर दिया हुआ है हमको एनर्जी निकालना है तो Q इंटू वी, चार्ज को अगर हम लोग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एनर्जी दे देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकालते थे, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, वही तो होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, है ना? यस सर। फिजिक्स में पढ़े होगे ना, Q इंटू वी, वो यस इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता था।
तो यहाँ पे v क्या है, पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे v नॉट है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और इसको अगर हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो चार्ज कहाँ से आएगा, जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो इजेक्ट हो रहा है, उसी को तो रोकना है। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल ई इंटू वी नॉट अगर मल्टीप्लाई करते हैं, स्मॉल ई क्या डिनोट कर रहा है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसको हम लोग वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगा कि कितना एनर्जी हमको अपोजिट एंड से अप्लाई करना होगा। और यही एनर्जी किसके इक्वल होगा, बताओ, यही एनर्जी किसके इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ना। कि जितना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही अपोजिट एंड से हम लोग एनर्जी लगा दे रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा उसी केस में। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, तो ये ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, वेयर वी नॉट क्या है, वी नॉट क्या डिनोट कर रहा है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और ई क्या है डिनोट कर रहा है, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बताओ, पढ़े हो। 1.6 मैंने ऐसा कुछ होता है 10 to the 1.6 into 10 to the power minus 9 -19 जूल। 1 जूल होता है एनर्जी, चार्ज का कूलम यूनिट। कूलम। कूलम ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये एक रिलेशन, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक टर्म आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे मिलेगा। तो ये है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल। म्यू को और वी को अलग अलग कैसे दिखाते हैं, दोनों तो एक जैसा ही लग रहा है। एक जैसा कैसे लग रहा है, वी स्ट्रेट है, न्यू कर्व्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। एक चीज होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का अगर बढ़ाना है हमको, मान लो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से निकल रहा है, अगर हमको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो ऑब्वियसली अगर स्पीड इलेक्ट्रॉन का बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लीनियरली इंक्रीज करता है, लीनियरली इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो लाइट उसके ऊपर मेटालिक सरफेस के ऊपर गिर रहा है, अगर उस लाइट का फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाते जाएं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है ना उनका वेलोसिटी भी बढ़ते जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे उस इलेक्ट्रॉन के निकलने का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और स्पीड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन का बढ़ाना है तो हमको क्या बढ़ाना होगा, उस इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और दूसरा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करता है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये लिख दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, सर, ये चीज ध्यान रख। हाँ, इंटेंसिटी के बारे में भी बता दीजिए ना। क्या चीज, इंटेंसिटी के बारे में भी बता दीजिए ना। इंटेंसिटी नहीं सुने हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट सुने होगे ना, इंटेंसिटी यस होता क्या है, क्या होता है बताओ। सर, याद नहीं है। याद नहीं है, इसमें याद करने वाला क्या चीज है, हम्म, इसमें नहीं कोई याद करने वाला चीज है क्या। नहीं
एक मिनट रुको। हेलो, आवाज आ रहा है क्या अभी? यस सर। चलो ठीक है। हाँ, तो ये बता रहे थे हम कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। देखो एक्चुअली इंटेंसिटी क्या होता है, यहाँ पे इंटेंसिटी फिजिक्स या केमिस्ट्री के टर्म, फिजिक्स में मेनली पढ़ोगे तो इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया, हम लोग डिफाइन करते हैं। जो उस लाइट का पावर है ना, उसको अगर पर यूनिट एरिया से डिवाइड कर दोगे तो वो इंटेंसिटी तुमको हो जाएगा। तो इंटेंसिटी मतलब कितना तीव्रता होता है, मतलब कितना वो पर यूनिट एरिया, उसका पावर कितना है, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी का डेफिनेशन होता है, पावर पर यूनिट एरिया, पावर बाय एरिया इंटेंसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाओगे, ठीक है, पर यूनिट एरिया अगर पावर ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो उससे काइनेटिक एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाना है तुमको, तो क्या इंक्रीज करना होगा, जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा तुमको, तभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने से दूसरा चीज इंक्रीज हो जाएगा। क्या क्या इंक्रीज होगा? रेट इंक्रीज हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब जैसे मान लो इंटेंसिटी, मान लो पहले इंटेंसिटी अगर आई था तो उस समय मान लो 5 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, लेकिन इंटेंसिटी अगर हम लोग दुगना कर दिए, 2i कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, इंटेंसिटी डबल करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड जो है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो ज्यादा हो जाएगा। जैसे पहले 5 निकल रहा था, तब 10 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान देना कि इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दे रहा है कि द रेट at which the photoelectrons are ejected from a metallic surface is directly proportional to the intensity of incident light, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया ना तुम लोगों को, कि इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इंक्रीज होगा, बताओ। इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या इंक्रीज होगा? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। किस रेट से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो रेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का बढ़ाना है तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए? सर फ्रीक्वेंसी चेंज करके लाइट को पास कराना पड़ेगा। हाँ, लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना होगा, मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसका हायर फ्रीक्वेंसी यूज करना होगा, तभी जाके वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं इस फिनोमिनन से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चंस इसके बनाए ना तुम लोग, क्वेश्चंस बना लिए हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के? यस सर। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस, मान लो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला भी कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है, तो तुम लोग ये भी बना सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। चलो, ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। चलो, अब आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इसमें है वो है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल पढ़ने से पहले कुछ हम लोग को स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है, ठीक है। 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो 2 टाइप के स्पेक्ट्रम, एक्चुअली स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं हम लोग, एक पैटर्न ऑफ लाइट जो बनता है ना,
जैसे प्रिज्म से व्हाइट लाइट अगर पास करोगे तो पीछे क्या मिलता है, टोटल 7 कलर्स मिलते हैं हमको। यस सर। तो वो 7 कलर्स जो पूरा कंटिन्यूअस ऑर्डर में रहते हैं उसी को हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है कि किसी एटम से अगर तुम, जैसे वहां पे तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है, प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं हम लोग तो वो पूरा कंटिन्यूअस, हमको सारे कलर्स विजिबल हो जाते हैं उस स्पेक्ट्रम में। टोटल 7 कलर्स मिलते हैं हमको, मिलते हैं ना, वो सारा यस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लेकिन किसी एक एटम से अगर लाइट पास करोगे, व्हाइट लाइट पास करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो सारे कलर्स विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सारे कलर्स विजिबल नहीं होते हैं, उसमें कुछ कुछ कलर्स जो होता है बीच में मिसिंग होता है, कुछ कलर्स विजिबल होगा, तो वो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग, या लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जैसे प्रिज्म वाला देखे होगे, तो प्रिज्म वाले में देखे होगे कि विबग्योर बनता है, प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट पास करोगे तो एक विबग्योर पूरा सातों का सातों कलर हमको मिलता है, ठीक है। जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, वो कम डेविएट करता है या ज्यादा डेविएट करता है, बताओ। सबसे ज्यादा डेविएशन कौन से कलर में होता है विबग्योर में, कौन सा कलर सर सबसे ज्यादा, वॉयलेट। सर वायलेट ब्लू कलर। सर, नहीं सर वायलेट वायलेट, हाँ ब्लू उसका अलग होता है। सबसे ज्यादा डेविएशन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, ठीक है। तो वायलेट कलर का वेवलेंथ जो होता है ना वो सबसे छोटा होता है। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा, और जो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला होगा, आर रेड कलर जो है उसका सबसे लंबा वेवलेंथ होता है। तो उसके रेड कलर में देखोगे डेविएशन सबसे लीस्ट होता है, सबसे मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जो कलर्ड बैंड हमको मिलता है, बैंड ऑफ कलर्स जो पीछे मिलता है, किसी स्क्रीन रखोगे तो बैंड ऑफ कलर जो ऑब्टेन होगा उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं, वो स्पेक्ट्रम अलग है, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। यहाँ पे जो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होगा, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको स्पेक्ट्रा लिख रहे हैं क्योंकि प्लूरल फॉर्म स्पेक्ट्रम होगा तो सिंगुलर फॉर्म है, वो स्पेक्ट्रा मतलब प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। या स्पेक्ट्रम ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। दिख रहा है ना ये कलर तुम लोग को, यस सर। चलो ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो देखो जैसे मान लो एमिशन स्पेक्ट्रम मतलब नाम से ही पता चल रहा हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एमिट कर रहा होगा, लाइट एमिट करेगा तभी एमिशन स्पेक्ट्रम आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे होता क्या है कि कोई भी, आवाज आ रहा है, यस सर आ रहा है। हाँ हाँ सर। तो ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी मैटर जो है, या फिर वो हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल में, डिटेल में ये चीज करते हैं हम लोग। तो कोई भी मैटर जो है अगर वो सब्सटेंस या मैटर हम लोग बोले, अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होने के बाद वो क्या होता है, एक्साइट होता है, ठीक है। एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, एक्साइट हो जाता है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा बोर्स मॉडल में, वो हम लोग डिटेल में करेंगे, कोई भी बोर्स मॉडल में देखेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, और हायर ऑर्बिट से वापस जब वो लोअर ऑर्बिट में आता है ना, हायर ऑर्बिट से जब वापस वो लोअर ऑर्बिट में आएगा तो उस केस में वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। और एनर्जी जब भी एमिट करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। और वही जो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसी एमिटेड रेडिएशन से क्या मिलता है, एमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। तो वही चीज है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेफिनेशन, एमिशन स्पेक्ट्रम है क्या, ये बोर्स मॉडल में हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम इज द spectrum of radiation
emitted by a substance that has absorbed energy। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है तो वापस जब वो एनर्जी एमिट करेगा ना, तो एनर्जी एमिट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है, और उस समय जब एनर्जी वो एमिट कर रहा होगा तो उस समय जो रेडिएशन निकलेगा, उसी रेडिएशन से जो भी स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा, उसी स्पेक्ट्रम को बोलते हैं हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जस्ट एमिशन स्पेक्ट्रम का उल्टा होता है। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम का ये जस्ट उल्टा होता है। तो द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये हम लोग जब बोर्स मॉडल बताएंगे तो वहां पे डिटेल में करेंगे इसको। ठीक है, अभी जस्ट ये लिख लो। अब कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा एमिशन होगा और कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा, वो हम लोग बोर्स मॉडल के बाद देखेंगे, या बोर्स मॉडल में ही हम लोग देखेंगे। इज द अपोजिट ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें अपोजिट बोलने का मतलब कि एक बैंड होता है, कलर का बैंड होता है। अब यहाँ पे उसको दिखा नहीं सकता, रुको एक मिनट, गूगल में होगा, रुको वो कलर दिखाते हैं तुम लोगों को। यहाँ पे देखो, इसमें दिख रहा है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। यस सर। तो इसमें देखो ये ऊपर वाला जो है ये एमिशन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। एमिशन स्पेक्ट्रम में देखो, ये अगर ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता, विबग्योर वाला अगर होता, ये पूरा पूरा कलर हमको पूरा बैंड ही कलर्ड दिखता हमको, लेकिन ये पूरा कलर्ड दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे लाइन लाइन दिख रहा है, यहाँ पे कलर दिख रहा है, यहाँ उसके बाद कुछ फिर ब्लैक है, फिर उसके बाद कलर दिख रहा है, फिर ये कलर है। तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। मतलब एटॉमिक, किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो इसी तरह का डिसकंटिन्यूस आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है हाइड्रोजन एटम का ये स्पेक्ट्रम है। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है, मतलब इसमें सारे कलर्स तुमको विजिबल नहीं होंगे, कुछ कुछ कलर्स ही दिखाई देगा, और वो भी कंटिन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा, मतलब वो अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। तो ये है एमिशन स्पेक्ट्रम। इसी का जस्ट उल्टा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जहां पे एमिशन स्पेक्ट्रम पूरा ब्लैक होगा, एब्जॉर्प्शन में वही वाला पूरा कलर्ड होगा। और एमिशन में जहां जहां कलर दिख रहा था, एब्जॉर्प्शन में वहां वहां ब्लैक दिखेगा तुमको। देख लो, जस्ट उल्टा है उसका। यस सर। ठीक है, तो यही डिफरेंस है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एमिशन स्पेक्ट्रम में जहां जहां ब्लैक दिख रहा था, वहां वहां एब्जॉर्प्शन वाले में तुमको कलर्ड दिखेगा। और एमिशन में जहां जहां कलर्ड था, कलर्ड लाइन था, वो यहाँ पे क्या दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। तो ये दोनों को जब ओवरलैप कर दोगे ना, ये दोनों कंबाइन जब होंगे तब फिर कंटिन्यूस होगा। लेकिन दोनों अगर सेपरेट है तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, और इसको हम लोग डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये कंटिन्यूस है क्या, पूरा कंटिन्यूसली कलर हमको दिख रहा है क्या? पूरा कंटिन्यूस कलर दिख रहा है? कलर का बैंड पूरा कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये वो प्रिज्म वाला स्पेक्ट्रम नहीं है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो भी होते हैं वो डिसकंटिन्यूस इसी टाइप का होता है। तो यहाँ पे दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। अब क्लियर हो गया ना कैसे एक दूसरे का ऑपोजिट है दोनों? यस सर। चलो, ठीक है, तो यही स्पेक्ट्रम के बारे में। बोर्स मॉडल जो एक्चुअली बेस्ड है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, वो लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बोर्स मॉडल जो एक्चुअली में बनाया गया है, जो बोर्स मॉडल का जो भी कैलकुलेशन है या जो भी डेरिवेशन है, वो मेनली हाइड्रोजन एटम के लिए फ्रेम किया गया है। हाइड्रोजन एटम को कंसिडर करके ही बनाया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ही वो सारा डेरिवेशन किया था, और उसी को, और बोर्स मॉडल का लिमिटेशन भी है, वो हम लोग पढ़ेंगे तो बोर्स मॉडल में देखेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वही बोर्स मॉडल ही। स्पेक्ट्रम का बोले कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। बोर्स मॉडल के लिए, जो बोर्स मॉडल अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बोर्स मॉडल। ये मेन हम लोग को इसमें पूरा डिटेल में बोर्स मॉडल करना है हम लोगों को, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका डेरिवेशन भी बहुत सारा है, देखे हो तुम लोग बुक में? यस सर, बहुत सारा फॉर्मूला वगैरह है। फॉर्मूला है, और उसको कैसे डिराइव करते हैं वो फॉर्मूले को, वो भी हम लोग को देखना है। तो सारा चीज हम लोग करेंगे यहाँ पे डेरिवेशन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ कुछ पोस्टुलेट्स हैं, साथ साथ पोस्टुलेट भी लिखते जाएंगे और डेरिवेशन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो पोस्टुलेट है इसमें देखो, बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ तभी बोर्स मॉडल आया। रदरफोर्ड क्या था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, वो बोला था कि एटम अगर घूम रहा है तो वो एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, नहीं यूज किया था। ये बोला था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो उसका एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाएगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एक टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो एनर्जी लूज करते करते क्या होना चाहिए, कोलाइड कर जाना चाहिए न्यूक्लियस के साथ। तो अगर वो वैसा होता तो फिर कोई भी एटम स्टेबल होता क्या? तो उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड। ठीक है, तो उसी को एक नए थ्योरी के रूप में पेश किया, या नया अपना पोस्टुलेट्स पुट अप किया। वो कौन था? बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे ये हम लोग देखेंगे। तो बोर्स मॉडल में पहला पॉइंट वही था कि जो रदरफोर्ड बोला था कि हर एक एटम में एक सेंटर होगा, सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और उसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पहला पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in fixed circular orbit with fixed energy having fixed velocity। ठीक है, तो ये सारा चीज देखो, ये इसलिए फिक्स कर दिया सारा चीज का वैल्यू। ये बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उस ऑर्बिट का डिस्टेंस जो होगा ना न्यूक्लियस से, उस ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से वो भी फिक्स्ड होगा। उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स होगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का एनर्जी, वो ऑर्बिट का एनर्जी जो है वो भी चेंज नहीं होगा। उस जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, जब तक उस ऑर्बिट में वो घूमेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब तक वो घूमेगा, तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं हो सकता है, तब तक उसका एनर्जी भी फिक्स होगा। और वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, उस वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा, वो भी फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज फिक्स कर दिया। तो ये इसका पोस्टुलेट था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर, ये हम लोग डिराइव करेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उस ऑर्बिट का एनर्जी, उस ऑर्बिट में घूमते हुए उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा। और जिस वेलोसिटी से, जिस मैग्नीट्यूड से वो घूम रहा है उस ऑर्बिट में, वो वेलोसिटी भी क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट तो इसका यही था। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट है बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये मेन है। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है, ये वो फिक्स कर दिया। तो ये क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, तुम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो क्या फिजिक्स में? नहीं। लीनियर मोमेंटम पढ़े होगे ना? लीनियर मोमेंटम पढ़े हो या नहीं? बस मोमेंटम पढ़े हैं। क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला? वेक्टर पढ़े हो? क्रॉस प्रोडक्ट,
डॉट प्रोडक्ट। यस सर पढ़े हैं। चलो ठीक, तो उसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सर्कल में ही मूव कर रहा है ना, ऑर्बिट तो सर्कुलर ही पाथ होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसके लिए हम लोग लीनियर मोमेंटम यूज करते हैं, और अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन हो रहा है इसलिए एंगुलर मोमेंटम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। तो ये क्या बोला, किसका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से? चलो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 पाई का। ठीक है, तो एक्चुअली में देखो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम बता रहे हैं क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, ऐसे लीनियर मोमेंटम तुम लोग पढ़े होगे क्या, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, वही होता है ना मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली है क्या, एंगुलर मोमेंटम ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका प्रोडक्ट आता है, ये ऑब्टेन किया जाता है आर क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी ये क्या है, देखो पी जो है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है और आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, जैसे ये है ऑर्बिट, ठीक है, इस ऑर्बिट का ये है न्यूक्लियस, यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से जो ये डिस्टेंस बता रहा है ये इसका पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बताएगा ये आर वेक्टर है, और यहाँ पे इसका हमको मोमेंटम निकालना है, ये पी जो है ये लीनियर मोमेंटम बता रहा है। पी क्या है, ये लीनियर मोमेंटम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस सर्कुलर मोशन में इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही होता है ना, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मतलब ये अभी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी जो है ये इस डायरेक्शन में है। कोई वही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पहुंच गया तो अभी इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होकर ये यहाँ यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया तो इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये इधर आ गया। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस समय उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पे बस एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो ये है, तो एक्चुअली हम यहाँ पे आर क्रॉस पी का ये आर वेक्टर और पी वेक्टर, इन दोनों का ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, जो मोमेंटम यूज करते हैं हम लोग मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वही आता है एंगुलर मोमेंटम। तो जब क्रॉस यहाँ पे देखो, आर तो है पोजीशन वेक्टर, और पी को हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है मोमेंटम जो है, मास इनटू वेलोसिटी है। तो देखो आर यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और मास तो फिक्स होता है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर या स्केलर, वेलोसिटी कौन सा है, क्वांटिटी, वेक्टर है। वेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एरो के साथ शो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पे मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ तो। क्रॉस प्रोडक्ट का जब मैग्नीट्यूड सॉल्व करते हो तो ये क्या आएगा, सर ये भी साइन थीटा। हाँ, तो यहाँ पे दो वेक्टर हैं, आर और एक दूसरा है एम वी वैक्टर, तो आर एम वी और क्या आ जाएगा, साइन थीटा, वेर थीटा क्या बताएगा, थीटा है एंगल बिटवीन कौन कौन से वेक्टर, आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में एंगल, क्योंकि यही दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो आर और वी के बीच में एंगल, तो देखो आर और वी के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कभी भी होगा तो वो टेंजेंट होगा, और टेंजेंट का कभी भी तुम सेंटर से अगर मेजर करोगे तो सेंटर वाले पोजीशन वेक्टर से जब भी उसका एंगल मेजर करोगे वेलोसिटी का या टेंजेंट का, तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है, कहीं से भी मेजर करो, सेंटर से एंगल लोगे कहीं भी वेलोसिटी का, इन दोनों के बीच में एंगल पोजीशन वेक्टर और
वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल, ये हमेशा किसके इक्वल होगा? इस सर्कल में भी पढ़े होगे तुम लोग, हमेशा 90 डिग्री का इक्वल होगा या नहीं होगा ये एंगल? होगा। तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखो थीटा क्या हो गया, तो फिर एल का हम सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, एल जो है एंगुलर मोमेंटम है हम लोग का, तो ये क्या आ गया एम वी आर, और यहाँ पे साइन एंगल कितना लिख लेंगे, थीटा यहाँ पे हमेशा किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो थीटा 90 है तो साइन 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? सर 1। 1। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम एल है हम लोग का, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? एम वी आर। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ गया? एम वी आर। ये हो गया ना एंगुलर मोमेंटम। अच्छा सर, वो जो आर वेक्टर है उसको हम लोग 3D रेडियस बोल सकते हैं? रेडियस ही है बट वो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर वो चेंज हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन का अगर पोजीशन चेंज होगा तो वो वेक्टर का डायरेक्शन भी तो चेंज होगा। समझ में आ रहा है? वो एक्चुअली रेडियस ही है, सर्कुलर पाथ का वो रेडियस ही है, लेकिन उसको पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर पोजीशन चेंज करेगा तो वो पोजीशन, उस वेक्टर का पोजीशन भी तो चेंज होगा ना, वैल्यू चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो एक्चुअली वो रेडियस ही है। ठीक है, तो रेडियस से जब भी टेंजेंट का एंगल लोगे तो वो एंगल हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा? 90 डिग्री ही रहता है सर्कल में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा हमेशा क्या रहेगा तुम्हारा? 90 ही रहेगा। हाँ, तो ये कंडीशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो कंडीशन क्या बोला गया है यहाँ पे, देखो तो, कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिस सर्कुलर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ गया हम लोग का mvr। तो इसका मतलब ये कंडीशन आ गया कि mvr एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होना चाहिए? nh/2 पाई, मतलब h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे n क्या हुआ? n कोई इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर मतलब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है? इधर 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो ये है क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसी कंडीशन को बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन देखो सारे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम mvr का वैल्यू क्या होना चाहिए? h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। और h यहाँ पे क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका तो वैल्यू पता ही है तुम लोगों को, पता है ना प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू? यस सर। चलो, तो ये इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग डेरिवेशन में आगे यूज करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, यही वाला कंडीशन जो है ये कहलाता है बोर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। इसमें हम लोग नेक्स्ट पोस्टुलेट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है कि while revolving the electrostatic force between electron and nucleus provides a centripetal force। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल तुम लोग पढ़े हो? नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं पढ़े हो? नहीं सर। सर थोड़ा मोड़ा आइडिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में अगर टुवर्ड्स द सेंटर अगर कोई फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंटर से अगर बाहर की तरफ लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जैसे मान लो सर्कुलर मोशन ये ऐसा हो रहा है, ये सेंटर है, तो अगर सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल है? ये है सेंट्रीपिटल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल। और अगर सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, सेंटर से ओरिजिनेट होके वो सारे बाहर के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, तो इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बात समझ में आ गया? यस सर। तो ये है डिफरेंस सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में, ठीक है। तो एक्चुअली क्या बोला जा रहा है कि व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली वहां पे लग रहा होगा, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल अगर प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी पढ़े नहीं हो तुम लोग, 12th में जाके पढ़ोगे, तो दो चार्ज पार्टिकल अगर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो उनके बीच में हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है, उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, वो किसकी तरह काम करेगा? एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक्चुअली जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई चार्ज है, दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। Q1 Q2 चार्ज है, अगर ये r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? r डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करता है ना, जो कौन सी फोर्स अभी हम लोग बोल रहे थे, अभी कौन सा फोर्स बताया तुम लोग को? बताओ तो, कौन सा फोर्स बोले अभी तुम लोगों को? इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंट्रीपिटल। फोर्स, ठीक है। कोई भी दो चार्ज अगर कुछ सर्टेन डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये फोर्स, ये अभी ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ोगे, बस ये मैग्नीट्यूड ध्यान रखो। ये मैग्नीट्यूड आता है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 4 पाई ये तो कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना, ये परमिटिविटी है, ठीक है। ये अभी नहीं पढ़ोगे, ये समझ में आएगा तुम लोगों को फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया जाएगा, ये 12th का टॉपिक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे हम लोग ये फ्री स्पेस हम लोग एज्यूम करते हैं, तो उसका जो परमिटिविटी होता है वो कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है, वो परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। इस सिंबल को क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। ये जो सिंपली अगर ई रहेगा, ये ई टाइप का सिंबल है, तो इसको एप्सिलॉन बोला जाता है, और इसमें अगर नॉट लगा दिए तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये भी कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये फैराडे पर मीटर, ठीक है, ये इसका वैल्यू। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, चलो बस इसका ये ध्यान रखना कि कोई भी दो चार्ज अगर Q1 Q2 चार्ज है, अगर r डिस्टेंस पे है, तो इसका हमको फोर्स कैसे लिखना है? तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर कांस्टेंट लिख देना, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा इधर, और इनटू क्या करना है? Q1 Q2, उन दोनों का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, सॉरी नीचे किससे डिवाइड करना है? जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर दोगे। तो ये एफ ई लिख रहे हैं, मतलब ये कौन सा फोर्स लिख रहे हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे लिखना है? बस अभी लिखने का ध्यान दो, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं। और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का तुम लोग पढ़े होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आता है? एफ सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़े हो? नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है mv² बाय r,
ठीक है, m हो गया जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका मास, v हो गया उसका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और r मतलब डिस्टेंस कितना है सेंटर से उसका, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एटॉमिक मॉडल में क्या है, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये एटम है अगर मान लो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अज्यूम करते हैं कि ये कोई ऑर्बिट है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली अंदर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में रिपल्सन होगा। अट्रैक्शन ना होना चाहिए। अट्रैक्शन। अट्रैक्शन और रिपल्सन पढ़े हो कि नहीं, अगर सेम टाइप का चार्ज होगा, सेम नेचर का चार्ज, तो रिपल्सन होता है ना, अपोजिट में अट्रैक्ट करता है। हाँ, तो अपोजिट ये नहीं पढ़े हो ये सब, अब ये सब मत बोलना कि नहीं, पढ़े हैं सर, ऐसा नहीं। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये तो पढ़े हो गए स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये अपोजिट चार्ज है या लाइक चार्ज है, अपोजिट है। तो अपोजिट है, तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर, बताओ तो, फोर्स का डायरेक्शन बताना, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा या अवे फ्रॉम सेंटर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये डायरेक्शन ये जो है सेंटर की तरफ लगेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है। तब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगा या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, एफ सेंट्रीपिटल, एफ सी से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। यस सर। तब तो अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग लिख रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज पहले लिखना होगा, तो ऑब्वियसली बोर्स मॉडल है, तो बोर्स मॉडल ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बताया था, हाइड्रोजन के लिए बताया था ये, तो हाइड्रोजन के शेल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का जो शेल होगा उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया इधर, और दूसरा चार्ज यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बताओ, प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूक्लियंस होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन एक्चुअली में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वो किसके पास है, प्रोटॉन के पास या न्यूट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास है। प्रोटॉन के पास। तो जो भी चार्ज लिखेंगे हम लोग वो प्रोटॉन की वजह से ही आएगा। तो देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ई से ही डिनोट करते हैं, ये बताए थे, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज ई से ही डिनोट करते हैं, प्रोटॉन का भी ई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। फर्क सिर्फ क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही Yes, sir. होता है दोनों का वैल्यू, बट एक नेगेटिवली है और दूसरा पॉजिटिव है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो मैग्नीट्यूड तो ई ही होगा यहाँ पे, और इनटू अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक से ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर हमको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हम टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना होगा, तो न्यूक्लियस में टोटल चार्ज क्या होगा, ये तो ई जो है ये तो चार्ज ऑन वन प्रोटॉन है, ई का मतलब क्या हुआ, ये एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है ना। अब हमको टोटल चार्ज निकालना है कि न्यूक्लियस के अंदर कितना होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Z से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, बताओ, Yes, sir. क्योंकि Z एक्चुअली क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही बताएगा हमको कि कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर का यही तो डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उस एटम का, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा अंदर न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमको पता चल जाएगा किससे, एटॉमिक नंबर Z से, और उसी को से मल्टीप्लाई करिए तो टोटल चार्ज हमको प्रोटॉन का पता चल जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। बोलो। हाँ। तो ये हो गया टोटल चार्ज इन द न्यूक्लियस। और ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E ही है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो उसका चार्ज कितना है, ये E है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लोग एज्यूम करते हैं ये R डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखोगे Fe, ये क्या लिखोगे, ये क्या बताए थे, 1/4πε0 इनटू Q1 Q2। तो Q1 की जगह पे यहाँ पे क्या है, Q1 की जगह पे ये E है, और Q2 की जगह पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, यहाँ साइन तुमको कंसिडर नहीं करना है। तो Q1 हो गया E, और Q2 की जगह पे क्या है, ZE, यही है ना। Q2 की जगह पे क्या है, Z इंटू E, है ना। और बाय क्या कर दोगे, R²। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे हैं, Fe का मल्टीप्लाई करके वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 इंटू ZE²/R²। हो जाएगा ये, बताओ तो। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो जल्दी। हेलो। नो सर। नो सर। चलो, अब यही वाला वैल्यू जो है ये किसके इक्वल होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है यही किसके इक्वल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड तुम लोग को बताए थे, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, V²/R। तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करो, F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे पुट करोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/4πε0 इंटू ZE²/R²। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 पहला था, इक्वेशन नंबर 2 ये है। तो ये दोनों इक्वेशन को अभी हम लोग डेरिवेशन करने में यूज करेंगे आगे। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो, सर आज नेक्स्ट मजा आ रहा है आज के लेक्चर में। नेक्स्ट पोस्टुलेट जो, क्या बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रहा है। आज के लेक्चर में मजा आ रहा है। क्यों, आज क्या हो रहा है? आज अच्छा अच्छा टॉपिक्स है सब, जो समझ आ रहा है थोड़ा। चलो, ये डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें एक नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखा देते हैं, ठीक है। बाकी का कैलकुलेशन जो करना है वो आगे नेक्स्ट क्लास में करना है हम लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट ये है कि while revolving in a particular orbit, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए, उस ऑर्बिट में घूमते हुए, उस जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तब तक उसका एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हर एक ऑर्बिट का ये जो है एनर्जी जो होता है वो फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। बोर्स मॉडल में हर एक ऑर्बिट का एनर्जी जो है ये फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको
एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट या फिर इसको शेल भी बोलते हैं हम लोग, इज फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया। मतलब जब तक, जैसे मान लो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन अगर जब तक सेकंड शेल में घूम रहा है तो उस सेकंड सेल में घूमते हुए उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा, उस पूरे सेकंड सेल में उसका एनर्जी क्या होगा, वो फिक्स होगा। तो मतलब सेकंड सेल का एनर्जी ही फिक्स है, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन उस सेकंड सेल में है तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए शेल या ऑर्बिट को जो है स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। इसका दूसरा नेम क्या है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। ठीक है, शेल या ऑर्बिट को स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है इसी वजह से, क्योंकि उसका एनर्जी क्या है, स्टेशनरी मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। तो हर एक शेल का एनर्जी जो है फिक्स कर दिया गया है, तो जब तक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहेगा तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो इसलिए उसको स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोला जाता है, दूसरा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं आज के क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करना है हम लोग को, बोर्स मॉडल का क्या क्या डेरिवेशन है, मतलब रेडियस डेरिवेशन करना है कि रेडियस ऑफ एटम कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी शेल का जो है रेडियस कैसे निकालते हैं, कितना डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिराइव करते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेरिवेशन करना है। एनर्जी में भी दो टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारा डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर इस पे न्यूमेरिकल्स आता है? तो ऑब्वियसली बोर्स मॉडल ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसी से तो न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, तो वो सब जब डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला बताएंगे, वो फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूले से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, यस तो सर। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है, कोई सर डाउट है एक यहाँ तक? सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक डाउट है। इसमें क्या है, ये दो टाइप का फोर्स है, सेंटर एक क्या, सर अर्थ और मून के बीच जो फोर्स लगता है वो कौन सा है इन दोनों में से? अर्थ और मून के बीच में? हम्म। तो वो डिपेंड करेगा ना कि वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स। तो अर्थ हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा ना, अर्थ तो उसको अपनी तरफ ही खींचेगा। ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, किसी भी यस सर। ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ ही लेता है, तो वो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रिपिटल ही होगा। ठीक है, यस सर। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पढ़े हो? नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं पढ़े हो क्लास 9th में? नहीं सर, सीबीएसई में है। हाँ, सीबीएसई में ही है सेंट्रीफ्यूगेशन, एनसीईआरटी में। नहीं पढ़े। क्या तुम लोग पढ़ते हो यार, इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नहीं पढ़े हो क्लास 9th में? पढ़े हैं सर वो चैप्टर, तो उसमें बट उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस नहीं दिया हुआ डिटेल में? पता नहीं। वो एक बार देख लेना, वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। यस सर। ठीक है, चलो, तो डेरिवेशन हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसका डेरिवेशन। ठीक है ना, तो जो भी फॉर्मूलाज आएगा वो डेरिवेशन करने के बाद ही तुम लोग को सर आज का बताएंगे। होमवर्क? होमवर्क यही रहेगा, तुम लोग एक बार इसको, बस इसमें क्या है, इससे तो न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, तुम लोग इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल सारे कर सकते हो आसानी से। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा टॉपिक हो गया है, बोर्स मॉडल का तो अभी फॉर्मूला बताया ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक जितना न्यूमेरिकल होगा वो करके रखना। ठीक है, यस सर। चलो चलो फिर एंड कर रहे हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।